हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, हम अपने रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे कि ब्रांच ऑपरेटिंग इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसके थ्रू हम एक बैंक की या एक ब्रांच की ऑपरेटिंग इफिशिएंसी या ऑपरेशन इफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। इफिशिएंसी का मतलब होता है कि मिनिमम आउटपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकालना, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, अवेलेबल रिसोर्स के थ्रू मैक्सिमम रिजल्ट निकालना, उसी को हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी को इंक्रीज करना कहते हैं। इफिशियंसी मींस कार्य कुशलता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, एक नॉर्मल स्पीड के साथ आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे। मे बी ये वीडियो लेक्चर 30 मिनट्स का हो, तो आप इसके अंदर 30 मिनट्स इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आप अपनी इफिशियंसी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 2x की स्पीड के साथ इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो वही काम आपका जो 30 मिनट में होना था, वही काम आपका 25 मिनट या 20 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। इसी को कहते हैं इफिशियंसी इंक्रीज करना। लेकिन इफिशियंसी इंक्रीज करने का काम केवल ये नहीं होता कि बस स्पीड बढ़ा दी, स्पीड को इंक्रीज कर दिया, नहीं, उसके साथ आपका आउटपुट की जो क्वालिटी है वो भी बेस्ट होनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आप 2x की स्पीड के अंदर देख रहे हैं, तो उस 2x की स्पीड के अंदर आपको हर एक बात कही गई है जो मेरे द्वारा, या हर एक पॉइंट जो डिस्कस किया गया है, वो प्रॉपरली आपको 100% समझ में आना चाहिए, तभी स्पीड इंक्रीज करने का फायदा होगा। नहीं तो केवल स्पीड इंक्रीज करने से जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो स्पीड इंक्रीज करना यानी कि कम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकालना क्या कहलाएगा, मैक्सिमम आउटपुट निकालना क्या कहलाएगा, इफिशियंसी को इंक्रीज करना। अब ऐसा ही हमें बैंकिंग कॉन्सेप्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर देना है। तो बैंकिंग ऑपरेशंस जो होते हैं, बैंकिंग जो ऑपरेशंस होते हैं, उनके अंदर हमें क्या करना है, इफिशियंसी को इंक्रीज करना है। तो वही क्या कहलाएगी, बैंकिंग ऑपरेशंस एफिशिएंसी कहलाएगी। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर स्ट्रेटेजीज फॉर आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजीज फॉर इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। बैंकिंग ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि एक बैंक के अंदर या एक स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर या ओवरऑल सभी ब्रांचेस के अंदर जितने भी कामकाज परफॉर्म किए जाते हैं, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, उन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशंस कहते हैं। और उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते समय क्या करना है, उनकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर देना है। उस इफिशियंसी को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, एक बैंक की या एक ब्रांच की हम प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इफिशियंसी इंक्रीज करने का सीधा सीधा मतलब क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे अगर हम रिसोर्सेज की वेस्टेज जो है वो मिनिमम कर दें, रिसोर्सेज की वेस्टेज क्या कर दें, मिनिमम कर दें, या अपनी कॉस्ट कटिंग कर दें, अपने जो आउटपुट की जो कॉस्ट आ रही है उसको हम कट कर दें, तो हमारी सीधी सीधी क्या है, इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है। तो लेकिन हमेशा केवल कॉस्ट कट करने को ही हमें इफिशियंसी को इंक्रीज नहीं मानना चाहिए। कॉस्ट के साथ हमें वैल्यू को भी ध्यान में रखना है कि क्या जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी, वो वैल्यू मिल रही है मिनिमम कॉस्ट के अंदर। केवल कॉस्ट को मिनिमाइज करने पर भी फोकस नहीं करना है, साथ में वैल्यू पर भी फोकस करना है। कॉस्ट कम होते होते साथ में हमें किस पर फोकस करना है, वैल्यू पर फोकस करना है। तो यहां पर ब्रांच इफिशियंसी को इंक्रीज करने का सीधा मतलब क्या है, साथ में जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर सर्विस को सुपर फास्ट कर देना। ठीक है। दूसरा क्या है, जो स्टाफ है, जो ऑलरेडी जो वर्किंग स्टाफ है, उसको मोटिवेट करके उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर देना। ये सब क्या होगा, ऑपरेटिंग इफिशियंसी को इंक्रीज करने का प्रोसीजर होगा। जैसे हम यहां पर क्या डिस्कस करेंगे, एक ब्रांच ऑपरेटिंग इफिशियंसी क्या होती है। ब्रांच ऑपरेटिंग इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, एक बैंक के अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, उनके अंदर उन फंक्शंस को परफॉर्म करने की इफिशियंसी को, स्पीड को इंक्रीज कर देना, कॉस्ट को लोअर कर देना, मैक्सिमम आउटपुट निकालना ही क्या कहलाएगा, ब्रांच ऑपरेटिंग इफिशियंसी कहलाएगा। ठीक है। और इस ब्रांच ऑपरेटिंग इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए
हम कुछ स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करेंगे, तो वही क्या कहलाएंगी, स्ट्रेटेजीज फॉर इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। बैंकिंग ऑपरेशंस बैंकिंग ऑपरेशंस के अंदर इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हैं। आपको पता ही होगा आज के टाइम में जो कट थ्रोट कंपटीशन फेस किया जा रहा है हर एक फील्ड के अंदर, सेम बैंकिंग के अंदर भी है। बैंक्स भी आपस में कंपटीशन करते हैं, तो उस कंपटीशन के अंदर हमें क्या करना है, कस्टमर को लोअर कॉस्ट पर हाई वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो हाई वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपनी जो ऑपरेटिंग इफिशियंसी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा, मैक्सिमम आउटपुट निकालना पड़ेगा, अपने एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा, लेकिन वैल्यू बेटर प्रोवाइड करनी है हमें। तो हमें कॉस्ट को कम करने के साथ साथ कस्टमर सर्विस को फास्ट करना पड़ेगा, स्केलेबल प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी, और जो हमारा स्टाफ और ब्रांचेज के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, स्टाफ और ब्रांचेज जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा हमें, तभी हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। और इस एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे बैंकों ने अपना जो फेस टू फेस बैंकिंग की जो सर्विसेज थी उससे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है डिजिटल बैंकिंग के अंदर। डिजिटल बैंकिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर बैंकों ने खूब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और अधिकतर सर्विसेज डिजिटलाइज कर दी है बैंकों ने। तो वो रिजल्ट क्या है, वो इफिशियंसी इंक्रीज करने का ही तो है। पहले अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक अकाउंट ओपनिंग की जो प्रोसीजर होती थी वो सारा का सारा मैनुअल काम होता था, फॉर्म आप फिल करते थे, ब्रांच विजिट करते थे, लेकिन उसी को टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है, डिजिटलाइज कर दिया है। अब बैंक के रिसोर्सेज बढ़ गए हैं और स्पीड भी इंक्रीज हो गई है। अब एक इंडिविजुअल स्टाफ को फोकस करने की जरूरत नहीं है अकाउंट ओपन करने के लिए, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो वन टाइम में हजारों अकाउंट्स एक साथ ओपन किए जा सकते हैं और कम रिसोर्सेज के साथ ओपन किए जा सकते हैं। सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, प्रोसेस हो गया है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का। तो आज के टाइम में बैंकों ने फेस टू फेस बैंकिंग से हटकर डिजिटल और टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंकिंग के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वो मार्केटिंग के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर और सेल्फ सर्विस टूल्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेल्फ सर्विस टूल्स को हम क्या कहेंगे कि जैसे आप ब्रांच के अंदर विजिट करोगे, ठीक है, ब्रांच के अंदर विजिट करोगे तो वहां पर पासबुक आप खुद से प्रिंट कर सकते हो, तो वही क्या कहलाएगा, सेल्फ सर्विस टूल कहलाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी इफिशियंसी इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी ही होगी। एक ब्रांच की या एक बैंक की इफिशियंसी इंक्रीज होना वो बैंक टू बैंक और ब्रांच टू ब्रांच वेरी कर सकता है, हर जगह पर इफिशियंसी सेम तरीके से इंक्रीज नहीं होगी। तो चलिए कुछ जो स्ट्रेटेजीज हैं जिनको फॉलो करके एक बैंक या एक ब्रांच अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकता है, उनको वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये सब चीजें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी है बिजनेस रीअलाइनमेंट। बिजनेस रीअलाइनमेंट का मतलब क्या है कि एक बैंक डिफरेंट टाइप का बिजनेस करता है, एक बैंक डिफरेंट टाइप का बिजनेस करता है। फॉर एग्जांपल एक बैंक रिटेल बैंकिंग की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और होलसेल या मैं कहूं कॉर्पोरेट बैंकिंग की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर बैंक को किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल के अंदर प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा है तो वहां पर बैंक को उस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए और प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, यहां पर सिटी बैंक, फॉरेन बैंक, सिटी बैंक का एग्जांपल लेता हूं। सिटी बैंक रिटेल बैंकिंग के अंदर बिजनेस अच्छा नहीं कर पा रहा था, उसको लॉसेज हो रहे थे, ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा था। तो सिटी बैंक ने, जो कि एक फॉरेन बैंक है, उसने इंडिया के अंदर अपना रिटेल बैंकिंग का बिजनेस छोड़ दिया और वो बेच दिया किसको, एक्सिस बैंक को। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बिजनेस रीअलाइनमेंट, यानी कि जो लो मार्जिन लो प्रॉफिट सेगमेंट है उस सेगमेंट को छोड़कर केवल प्रॉफिटेबल बिजनेस पर ध्यान देना, केवल प्रॉफिटेबल बिजनेस पर ध्यान देना। तो अगर मान लो आपकी रिटर्न्स आ ही नहीं रहे तो उस बिजनेस को करते रहने की सेंस क्या बनती है, उस बिजनेस को करते रहना जरूरी नहीं है, आप दूसरे बिजनेस की तरफ शिफ्ट करो, दूसरे बिजनेस के ऊपर फोकस करो। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा बिजनेस रीअलाइनमेंट। ऐसे ही एक बैंक डिफरेंट टाइप के लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर अगर आप का स्पेशलाइजेशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बैंक का एमएसएमई लोन के अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो एमएसएमई बिजनेस को मत कीजिए।
ठीक है, आप रिटेल बैंकिंग पर फोकस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है चैनल ऑप्टिमाइजेशन। चैनल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू भी एक बैंक अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकता है। जैसे अगर केवल एक बैंक केवल फेस टू फेस बैंकिंग यानी कि ब्रांच बैंकिंग पर ही फोकस करके बैठा हुआ है तो एक लिमिटेड बिजनेस ही कर पाएगा, लेकिन साथ के साथ वो पैरेलली जो ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, इसके अंदर भी इन्वेस्ट करेगा और इसके थ्रू भी अगर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, हर एक चैनल से बिजनेस आएगा। तो एक बैंक को सारे के सारे जो कस्टमर इंटरेक्शन चैनल्स हैं जैसे ब्रांचेज, एटीएम, कॉन्टेक्ट सेंटर्स, ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग, ये सभी इन सभी मेथड्स के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। केवल फेस टू फेस बैंकिंग या ब्रांच बैंकिंग पर ही फोकस नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कहीं पर किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर बहुत ही क्लोज एक बैंक की एक या दो से ज्यादा ब्रांचेज हैं, दो से ज्यादा ब्रांचेज हैं, तो उन ब्रांचेज को मर्ज किया जा सकता है, एक कॉमन ब्रांच बनाई जा सकती है, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रही थी रिसोर्सेज की वो बंद हो जाएगी। तो ब्रांचेस का मर्जर किया जा सकता है। कोई ब्रांच अगर लॉस में जा रही है तो उसको क्लोज किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि उसको करते ही रहना है। ठीक है, उसके बाद जो सोशल मीडिया है, ठीक है, चैट है, टेक्स्ट मैसेज है, इसके थ्रू भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। और सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए डिजिटल फर्स्ट के ऊपर, यानी कि सबसे पहले बैंक फोकस करेगा कि कोई भी कस्टमर आता है तो उसको मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कराऊं वो डिजिटली प्रोवाइड कराऊं। अकाउंट ओपनिंग के लिए आए तो डिजिटल करूं, अगर वो ट्रांसफर करना चाहता है पेमेंट तो वो भी डिजिटल हो। तो सबसे पहले पेपरलेस बैंकिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए और उसके साथ रिलेशनशिप बेस्ड बैंकिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। जो HNWI होते हैं यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उनको रिलेशनशिप बैंकिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये सेकंड स्ट्रेटेजी हो जाएगी चैनल ऑप्टिमाइजेशन। चैनल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपको केवल फेस टू फेस बैंकिंग पर फोकस नहीं करना है। बैंकिंग के लिए जो एटीएम्स है, एटीएम्स का भी इस्तेमाल करना है कि अगर विड्रॉल के लिए कस्टमर्स ब्रांच के अंदर भीड़ ना लगाएं, आप एटीएम्स इंस्टॉल कीजिए। एटीएम से ही अधिकतर विड्रॉल की जो ट्रांजैक्शंस है वो हो जाएंगी। उसके बाद अगर ऑनलाइन ट्रांसफर करना है तो आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के अंदर भी इन्वेस्ट कीजिए, उसके थ्रू अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। अगर कोई ब्रांच प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको क्लोज कर दीजिए। अगर किसी रीजन के अंदर पास में ब्रांचेस है तो उसको मर्ज कर दीजिए। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं अपने चैनल्स मींस जो हम बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी हमारे टच पॉइंट्स हैं यानी कि ब्रांचेस हैं चाहे एटीएम्स हैं, उनको ऑप्टिमाइज करना कि जो वेस्ट हो रहे हैं उसको बंद कर देना, उस वेस्टेज को बंद कर देना। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पर फोकस करते हैं, प्रोसेस कोस्ट। ठीक है, प्रोसेस कोस्ट। तो हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि कोई भी हम चीज प्रोसेस कर रहे हैं जो हम वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग की, ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग में पहले अगर हम बात करते हैं कि भाई अभी भी ब्रांच में जाओगे तो ब्रांच में आपका मैनुअल फॉर्म फिल करवाया जाएगा और उसके थ्रू क्या होगा, आपका अकाउंट ओपन कराया जाएगा। लेकिन अभी क्या कर देना चाहिए ब्रांचेस को, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ब्रांचेस में भी अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको बस गाइड किया जाए कि अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन होगा। ठीक है, ऑनलाइन कैसे ओपन होगा और उसको ऑनलाइन के लिए गाइड करना चाहिए। सारे के सारे ऑनलाइन अकाउंट ओपन किए जाने चाहिए ताकि जो स्टाफ है उसका भी टाइम सेव हो और जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड की जा सके और हमारी इफिशियंसी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो जो प्रोसेस करने की जो कॉस्ट आती है किसी भी चीज को, उस कॉस्ट को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, उसके बारे में रीथिंक करना है कि इसको हम और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई कस्टमर ब्रांच में लोन लेने के लिए आता है तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सबसे पहले हम मंगवाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसकी पूरी एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और उसके बाद इवेलुएट करेंगे कि भाई इसको लोन दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। यही जो मैनुअल प्रोसेस हो रही है आज के टाइम में, मोस्टली बैंकों ने क्या कर दिया है कि आप लोन ले सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे लोन ले सकते हैं अपनी बैंकिंग ऐप के थ्रू। तो इससे क्या हुआ, इससे रिसोर्सेज की वेस्ट बच गई। जो प्रोसेस के अंदर जो हमारे एक्सपेंसेस जा रहे थे ऑफलाइन प्रोसेसेस के अंदर, वही हमने क्या कर दी, ऑनलाइन कर दी और शॉर्ट कर दी, लेंथी प्रोसेस को क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, तो वो कॉस्ट सेविंग हो गई हमारी।
तो हमें क्या करना पड़ेगा कॉस्ट बचाने के लिए कि जो भी इंप्लॉइज है, हमारा स्टाफ है, हमें हर एक ब्रांच की स्टाफ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना पड़ेगा कि किसी की परफॉर्मेंस तो सही नहीं चल रही है, अगर किसी की सही नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, क्या डेविएशन है। उसके बाद हमें जो प्रोसेस है उसको उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी और रीथिंकिंग करनी पड़ेगी कि इसके अंदर मान लो चाहे अकाउंट ओपनिंग की है, चाहे लोन लेने की, ये दो मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए, ठीक है। इसकी जो प्रोसेस है, क्या इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी ऐड ऑन किए गए हैं, उस प्रोसेस को और कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में रीथिंक करना पड़ेगा। हमें ऑटोमेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑटोमेशन मींस मैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन के थ्रू मैं ऑनलाइन लोन ले सकता हूं, तो ये क्या हो गया, ऑटोमेशन हो गया। मैं खुद से ब्रांच में जाकर पासबुक प्रिंट कर सकता हूं, तो ये ऑटोमेशन का एग्जांपल है, ठीक है। सभी जो डॉक्यूमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही इस्तेमाल करना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इससे चीजें लिंक करके। तो प्रोसेस को, जो भी हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग आ रही है उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। उसके बाद है स्टाफ प्रोडक्टिविटी। स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। और स्टाफ की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, जो बहुत सारे प्राइवेट बैंकों के अंदर तो ऑलरेडी है भी स्कोर कार्ड, ठीक है, कि कौन से कस्टमर ने कितनी एलआई सेल की है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की है, कितने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल किए हैं, कितने HNWI अकाउंट ओपन किए हैं, कितने सेविंग अकाउंट ओपन किए हैं, कितने करंट अकाउंट ओपन किए हैं, उनका प्रॉपर स्कोर कार्ड क्रिएट किया जाए। और जो बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको हम इंसेंटिव बेस्ड रिवार्ड प्रोवाइड करें, ठीक है। और समय समय पर इंप्लॉइज की ट्रेनिंग तो होती ही रहती है और उसको रेगुलर बेसिस पर करवाना, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंप्लॉइज की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इंप्लॉइज की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सेम स्टाफ के साथ ज्यादा आउटपुट जनरेट करना, ज्यादा वर्क लेना, ठीक है, स्टाफ प्रोडक्टिविटी का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पर चलते हैं, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। एक बैंक जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हर एक के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और ऑटोमेशन, बार बार ऑटोमेशन वर्ड आ रहा है तो ऑटोमेशन पर फोकस करें। ऑटोमेशन जैसे कि अगर मुझे कैश डिपॉजिट करना है तो मुझे ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं है, मैं एटीएम्स के थ्रू ही क्या कर सकता हूं, कैश डिपॉजिट कर सकता हूं। विड्रॉल करना है तो एटीएम्स के थ्रू कर सकता हूं। मुझे आरटीजीएस करनी है तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता हूं, मुझे ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा क्या है, ऑटोमेशन है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। इफिशियंसी बढ़ेगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। उसके बाद है वेंडर मैनेजमेंट, ठीक है। वेंडर मैनेजमेंट, एक बैंक के और ब्रांच के बहुत सारे वेंडर्स क्रिएट होते हैं। जैसे एक ब्रांच के अंदर जो भी स्टेशनरी आती है तो स्टेशनरी का एक वेंडर असाइन होता है। एक ब्रांच से जितने भी कुरियर या पार्सल भेजे जाते हैं उसके लिए भी एक वेंडर असाइन होता है। तो जब हम वेंडर असाइन करते हैं, वेंडर को सिलेक्ट करते हैं, तो ब्रांच को केवल इस बात के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि कौन सा वेंडर कम से कम कॉस्ट के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हमें कॉस्ट के साथ साथ इस चीज को देखना चाहिए कि कौन सा कस्टमर हमें क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसकी जो सर्विसेज होंगी ऑन टाइम होंगी। अगर स्टेशनरी का वेंडर है तो किस क्वालिटी की स्टेशनरी हमें प्रोवाइड कराएगा। अगर कुरियर के लिए हमने किसी वेंडर को सिलेक्ट किया है तो उसकी कुरियर सर्विसेज कैसी हैं, ठीक है, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, यानी कि लो कॉस्ट भी होनी चाहिए और टाइमली भी होनी चाहिए, क्विक भी होनी चाहिए। तो वेंडर मैनेजमेंट हमें करना बहुत जरूरी है। अगर सबसे पहले एनालाइज करें कि कहां पर हमें प्रॉब्लम आ रही है और उसको हम वापस से ठीक करें, तो वेंडर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट बंडलिंग एंड रिलेशनशिप प्राइसिंग। प्रोडक्ट बंडलिंग का मतलब क्या है कि आप कोई कस्टमर ब्रांच के अंदर कोई सर्विस लेने के लिए आया तो उसको एक बंडल के रूप में हमें सर्विस देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं कि भाई ब्रांच के अंदर कोई एक कस्टमर सेविंग अकाउंट ओपन कराने के लिए आया, तो हमने कहा कि भाई इसके साथ आपको डेबिट कार्ड भी फ्री मिलेगा, ठीक है, इसके साथ आपको इंश्योरेंस भी फ्री मिलेगा, ठीक है, या इंश्योरेंस सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो एक पैकेज बनाकर सेल करना, प्रोडक्ट को एक पैकेज बनाकर सेल करना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, यहां पर आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे आप डीबीएफ एग्जाम के लिए या जैब एग्जाम के लिए आपने ये कोर्स बाय किया जिसको आप देख रहे हो, इसी के साथ मैं आपको कहूं कि भाई अगर आप डीबीएफ का कोर्स करते हैं तो कुछ
एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड ऑन करके आप क्या कर सकते हैं, रिटेल बैंकिंग का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एथिक्स, ठीक है, एथिक्स इन बैंकिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या बना दूं, एक बंडल बना दूं कि सिंगल प्रोडक्ट लोगे तो भाई ये कॉस्ट रहेगी, और इसी के साथ आप 3 प्रोडक्ट लोगे तो इसकी कॉस्ट ये रहेगी। ठीक है, और अगर मान लो कोई हमारा हाई नेटवर्थ, ठीक है, हाई नेटवर्थ अकाउंट है, यानी कि HNW, ठीक है, हाई नेटवर्थ अकाउंट है किसी इंडिविजुअल का, तो उसको हमें उसके साथ हमें रिलेशनशिप बैंकिंग करनी चाहिए। रिलेशनशिप मतलब बेटर रिलेशंस क्रिएट करने चाहिए, और उसको कस्टमाइज प्राइसिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, कस्टमाइज बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो कस्टमर हमारे साथ बना रहे लॉन्ग टर्म के लिए, और हम भी कमाएं और कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे। तो रिलेशनशिप प्राइसिंग का मतलब क्या होगा कि अगर कोई HNWI है, HNWI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अकाउंट, अगर किसी कस्टमर का बड़ा अकाउंट है, ऐसे आप समझ सकते हैं, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, बैंकिंग सर्विसेज की चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी के लिए कॉमन चार्जेस हैं, तो उसको थोड़ी सी हमें छूट भी देनी है। इस तरीके से हम अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डाटा शेयरिंग एंड 360 कस्टमर व्यू। एक कस्टमर है, फॉर एग्जांपल आपकी ब्रांच में आकर कोई इंश्योरेंस, ठीक है, आपके पास उसका बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन उसने इंश्योरेंस बाय किया है, कोई भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की है, तो उसकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जानी चाहिए आपके बैंक के अंदर। ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम अगर उसको कोई दूसरा प्रोडक्ट सेल करना है या दूसरी सर्विस अवेल करने के लिए आए, तो ब्रांच के जो स्टाफ है वापस से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। उसकी एक प्रोफाइल उसके मोबाइल नंबर के थ्रू ऑलरेडी बनी हो या आधार नंबर के थ्रू ऑलरेडी बनी हो, सीधी हमें पता लग जाए कि कस्टमर किस टाइप का कस्टमर है, किस ज्योग्राफिकल एरिया से आया है, क्या इसकी डिमांड्स होंगी, नीड्स होंगे, एक्सपेक्टेशंस होंगी, और उसको उसी के अनुसार क्या की जाए, सर्विस प्रोवाइड की जाए। ठीक है, उसी के अनुसार क्या की जाए, सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो उसकी एक प्रॉपर प्रोफाइल बन जानी चाहिए। अगर मान लो इंश्योरेंस का है तो उसके पास बैंकिंग की भी होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो उसके पास क्रेडिट कार्ड, यानी कि ब्रांच अगर मान लो केवल क्रेडिट कार्ड का कस्टमर है एक बैंक का, तो उस कस्टमर की प्रोफाइल क्रिएट होगी। नेक्स्ट टाइम अगर वो इंश्योरेंस करने के लिए, इंश्योरेंस बाय करने के लिए आएगा, तो वापस से उसकी जो इंफॉर्मेशन है वापस से सेव करने की हमें नीड नहीं होनी चाहिए। तो 360 कंप्लीट डिटेल्स कस्टमर के लिए और लाइफ टाइम के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में भी हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इस तरीके से हम अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सोफिस्टिकेटेड कस्टमर सेगमेंटेशन। सोफिस्टिकेटेड कस्टमर सेगमेंटेशन का मतलब यह है कि देखिए, एक रूरल एरिया के अंदर जो कस्टमर होगा, ठीक है, और एक अर्बन एरिया के अंदर जो कस्टमर होगा, उसकी नीड और डिमांड में दोनों में डिफरेंस होगा, एक्सपेक्टेशंस में भी डिफरेंस होगा। और ऐसे ही एक कॉर्पोरेट कस्टमर है और एक MSME कस्टमर है, दोनों के कस्टमर्स में भी, दोनों कस्टमर्स की नीड में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो हमें सभी के लिए एक जैसी सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। हमें ज्योग्राफिकल एरिया पर, बिजनेस टाइप पर क्या कर देना चाहिए, सेगमेंटेशन कर देना चाहिए कस्टमर्स का, और ताकि हमें पहले से ही समझ में आए कि इसको क्या प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है, किस प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज की इसको नीड होगी, और क्या हमें इसको कमिट करना चाहिए। तो हमें कस्टमर्स का सेगमेंटेशन कर देना चाहिए बैंकिंग मैट्रिक्स के ऊपर, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल और डेमोग्राफिक डाटा के बिहाफ पर हमें उसका सेगमेंटेशन कर देना चाहिए, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि हमें उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने में आसानी रहे, टाइम की सेविंग हो हमारे पास। उसके बाद है रियल टाइम क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। यहां पर दो वर्ड हैं, क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग, दोनों का मीनिंग समझिए। क्रॉस सेलिंग का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि आप DBF कोर्स करने के लिए मेरे पास आए, आपने DBF कोर्स में एनरोल किया, मैंने साथ में आपको कोई दूसरा कोर्स, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर फंडामेंटल का सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने आपको चिपका दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस सेलिंग हो गया, कि एक प्रोडक्ट बाय करने के लिए आए थे, आपको दूसरा प्रोडक्ट साथ में दे दिया। आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कराने गए थे, तो फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ बैंक ने आपको इंश्योरेंस पॉलिसी भी सेल कर दी। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए गए थे,
ठीक है, क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए गए थे, कस्टमर ने आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी सेल कर दी, तो ये क्या कहलाएगी? क्रॉस सेलिंग कहलाएगी। उसके बाद दूसरा है अप सेलिंग। अप सेलिंग का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी सेल कर चुके हो या सेल करने जा रहे हो, उसी के अलग अलग वेरिएंट बना देना, उसी के अलग अलग वेरिएंट बना देना। कई बार आप देखोगे ना मार्केट के अंदर अलग अलग प्लान बने होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कि जो गोल्ड सिल्वर जो प्लान होगा उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर होंगे, गोल्ड प्लान के कुछ स्पेसिफिक फीचर होंगे, एक्स्ट्रा फीचर होंगे, और प्लेटिनम में ज्यादा फीचर्स होंगे। जैसे आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो उसमें ऐसा ही तो होता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, बस नाम चेंज कर देंगे वो, ठीक है, कि एक प्लान ये है जिसके अंदर केवल एक ही डिवाइस एक्टिवेट कर सकते हो, एक प्लान ये है जिसमें आप टीवी भी लॉग इन कर सकते हो, एक प्लान ये होगा जिसमें टीवी और मोबाइल 4K में देख सकते हो। तो इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि अप सेलिंग कर देना, ठीक है, अप सेलिंग कर देना। जैसे एक कस्टमर क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए गया तो क्रेडिट कार्ड के भी 3 वेरिएंट दे दिया आपने कि सिल्वर क्रेडिट कार्ड, डायमंड क्रेडिट कार्ड, गोल्ड क्रेडिट कार्ड, प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग फीचर्स के यहां पर आपने क्लासिफिकेशन कर दिया कि कस्टमर बेसिक प्लान बाय करने के लिए गया था, बेसिक प्लान बाय करने के लिए गया था और उसको फिर एडवांस प्लान सेल कर दिया, उसको एडवांस प्लान सेल कर दिया। जैसे आप किसी भी मान लो आउटलेट पर विजिट करते हो, जैसे मान लो आप किसी भी फूड चेन पर गए तो आपने मान लो फॉर एग्जांपल आपने पिज्जा या बर्गर ऑर्डर किया तो उसके साथ वो पूछेंगे सर कौन कौन सी टॉपिंग आपको करवानी है, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा चीज रहेगी या नहीं रहेगी। तो आप एक्स्ट्रा चीज मतलब और एक्स्ट्रा सेल कर रहे हो, उसको बेसिक के साथ साथ एक्स्ट्रा भी सेल कर रहे हो। तो मैंने आपको समझाया। तो ब्रांचेज को, बैंक को क्या करना पड़ेगा? अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए क्रॉस सेलिंग भी करनी पड़ेगी और अप सेलिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है इनोवेटिव रिवार्ड डिजाइन, ठीक है, इनोवेटिव रिवार्ड डिजाइन। इनोवेटिव रिवार्ड डिजाइन का मतलब क्या है कि जो कस्टमर्स प्रॉफिट दे रहे हैं आपको, जो कस्टमर्स प्रॉफिट दे रहे हैं उनके लिए एक रिवार्ड सिस्टम बनाइए कि जब भी वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उसको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिलते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से आपने कहीं पर पेट्रोल भरवाया अपने व्हीकल के अंदर तो आपको कुछ कैशबैक रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। कहीं पर शॉपिंग की तो आपने जितना भी क्रेडिट कार्ड यूज करोगे कुछ ना कुछ रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। बाद में उनको उन रिवार्ड पॉइंट्स को कलेक्ट करके, क्लब करके आप कुछ गिफ्ट वाउचर या कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक डिस्काउंट पा सकते हैं। तो वही क्या हो गया? इनोवेटिव रिवार्ड डिजाइन। तो उस रिवार्ड के चक्कर में क्या होगा? उस पॉइंट्स के चक्कर में, उस कैशबैक के चक्कर में कस्टमर क्या होगा? उस प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करेगा, ज्यादा यूज करेगा, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो प्रीमियम रिवार्ड फॉर द प्रॉफिटेबल क्लाइंट, फॉर एग्जांपल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, जैसे आपने लिया कि आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड लिया तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, अगर किसी पेट्रोल पंप से आप हिंदुस्तान पेट्रोल पंप से फ्यूल फिल करवाओगे तो आपको कुछ कैशबैक मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, सरचार्ज कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार के रिवार्ड पॉइंट रहते हैं इसके अंदर। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं, ऑटोमेटिंग कस्टमर केयर, ठीक है, एक्सपेंड सेल्फ सर्विस एंड वर्चुअल असिस्टेंस। तो आज का टाइम तो एआई का है, ठीक है। एक कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप पूरा का पूरा एक स्टाफ हायर करोगे, उसको एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ उसकी एक कॉस्ट होगी। तो वहीं पर आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो एफएक्यू होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर पहले से ही सेट करके क्या कर सकते हैं? अपनी एआई के अंदर सेट कर सकते हैं और जब भी कस्टमर क्वेश्चंस पूछे तो उनका ऑटो जनरेटेड एआई के थ्रू आंसर दिया जाए। तो वहां पर कॉस्ट कट हो जाएगी, ऑटोमेटिंग हो जाएगी आपकी कस्टमर सर्विस के अंदर, ठीक है। उसके बाद है डिजिटल रिवॉल्यूशन। डिजिटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है यहां पर? कि जितना हो सके आप बैंकिंग के अंदर डिजिटलाइजेशन कीजिए। आज के टाइम में तो व्हाट्सएप बैंकिंग का भी फीचर आ गया है। बैंक्स व्हाट्सएप के थ्रू आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज करके बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यूज सोशल मीडिया, मोबाइल, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स टू एंगेज द कस्टमर्स। तो उनके साथ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। ब्रांच रिमेन्स रिलेवेंट इफ द इंटीग्रेटेड विद द डिजिटल चैनल्स। ब्रांच भी वैलिड रहेंगी, ठीक है, अगर आप इनके साथ कनेक्ट कर दोगे चीजों को। उसके बाद है बिग डाटा, ठीक है। बिग डाटा का मतलब क्या है यहां पर?
आपके पास इतना सारा कस्टमर्स का डाटा है, उसको सिक्योर रखना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद उसको सिक्योर रखना भी बहुत जरूरी है। तो अनेबल द पर्सनलाइज्ड ऑफर्स, फ्रॉड डिटेक्शन, रियल टाइम इंसाइट्स। तो ये आप जैसे कस्टमर्स, कई बार हम एक ही नंबर पर क्या करते हैं, एक ही नंबर के ऊपर बार बार अगर एक शॉर्ट स्पैम में, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो 3-4 ट्रांजेक्शन करने के बाद वो ट्रांजेक्शन्स हम नहीं कर पाते हैं, वहां पर हमें टाइम इंटरवल की जरूरत होती है। तो ये क्या है, फ्रॉड डिटेक्शन का ही तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है कस्टमर के साथ, तो ऐसी बैंकिंग सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है। आप रिस्पॉन्सिबल है, इतना बड़ा जो डाटा है, बैंकिंग सिस्टम है, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पर्सनलाइज ऑफर अगर हम उनकी सर्विसेज के अंदर ऐड कर देंगे कि सर आप हमारे साथ बैंकिंग करते हैं, तो ये फीचर्स आपको साथ में मिलेंगे, तो कस्टमर्स आपके साथ आएंगे। तो रिड्यूस्ड फ्रॉड कॉस्ट, तो फ्रॉड होने की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, ऑप्टिमाइज ऑफर होंगे और फास्ट डिसीजंस लिए जा सकेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मल्टी चैनल सीमलेस एक्सपीरियंस। मल्टी चैनल सीमलेस एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल करता हूं, नेट बैंकिंग इस्तेमाल करता हूं, तो नेट बैंकिंग जब मैं यूज करता हूं तो उसके अंदर जो फीचर्स हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है वो अलग रहता है। उसमें कुछ कंफ्यूजिंग स्टेप्स होते हैं, तो मैं उसको अवॉइड करके क्या कर रहा हूं, ब्रांच बैंकिंग कर रहा हूं। तो नहीं, एक बैंक जैसा ऑफलाइन के अंदर सर्विसेज दे रहा है, ठीक ऐसे ही सर्विस, इतना ही इजी यूआई होना चाहिए, यूजर इंटरफेस होना चाहिए ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग के अंदर, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, सब के अंदर सेम एक्सपीरियंस फील करे कस्टमर, सभी इजी लगे, उसको यूज टू लगे। ठीक है, ऐसी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनोवेटिव ब्रांच डिजाइन। तो वही पुरानी जो आपने ब्रांचेस देखी होगी, वही पुराना मॉडल के थ्रू नहीं चलना है। जो प्राइवेट बैंक से आज के टाइम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ब्रांचेस को बहुत अच्छे से डिजाइन करते हैं, लेकिन सभी बैंक नहीं करते हैं और सभी ब्रांचेज नहीं करते। तो बैंकों को क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा कस्टमर्स को, और अट्रैक्ट करने के लिए उनको जो अपनी ब्रांच का मॉडल है, जो इंफ्रा है, वो भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, कॉर्पोरेट लेवल का बनाना पड़ेगा। जैसे किसी कॉफी शॉप में जाते हैं तो इसी प्रकार का आपको क्या मिलना चाहिए, एक बैंकिंग ब्रांच के अंदर एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि हाँ एक फील आए। ठीक है, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, कस्टमर्स आएंगे भागते हुए आपके पास। उसके बाद है कल्चर ऑफ इफिशियंसी। कल्चर ऑफ इफिशियंसी का मतलब क्या है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू मैक्सिमम आउटपुट निकालना। तो ये वन टाइम की प्रोसेस नहीं है, ये कल्चर बन जाना चाहिए, और ये कल्चर टॉप लेवल से बन जाना चाहिए। जब टॉप लेवल इन चीजों को फॉलो करेगा तो मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। तो नीड टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। तो ये इफिशियंसी को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का कमिटमेंट क्या होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से होना चाहिए। तो मिडिल और लोअर लेवल पर ऑटोमेटिकली ये चीजें फॉलो होंगी, और अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए कि भाई अगर आप जो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो हर एक चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। तो कल्चर ऑफ इफिशियंसी, यानी कि जहां पर भी इफिशियंसी आप बढ़ा सकते हैं वहां पर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, वन टाइम प्रोसेस इसको नहीं समझना चाहिए। तो ये थी स्ट्रेटेजीज एक बैंकिंग ऑपरेशंस को इंप्रूव करने की, कि एक बैंक अपने ऑपरेशंस को के अंदर कैसे मैक्सिमम आउटपुट ला सकता है। मैक्सिमम आउटपुट लेकर आएगा, कम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम आउटपुट आएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।